स्टूडेंट्स, तो ये आपका 11th का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, आज से 11th आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम आपके 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का आपका नेम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो बहुत से आप बच्चे जितने भी आप पढ़ रहे हैं 11th में, सब आपके लिए न्यू है। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के लिए न्यू है। वैसे आप लोग 10th तक पढ़ते ही है केमिस्ट्री, बट 11th साइंस लिया आप लोगों ने, तो आपको केमिस्ट्री एक सेपरेट अलग सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ ध्यान देके पढ़िए, बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, नोटबुक और पेन लेके बैठिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो बच्चों, इस आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत से केमिकल्स है, कंपाउंड है, एलिमेंट्स है, सब कुछ है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के अंदर। ठीक है, पूरी तरीके से आप लोगों ने कैसे जो है वो मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, दोनों के बीच के डिफरेंस क्या क्या है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ चुकी है। ठीक है, अब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कैसे करता है, कंपाउंड कैसे बनाता है। आप जो भी देखते हैं, आप कोई भी कंपाउंड देखते हैं तो वो किससे बना है, किसी न किसी एलिमेंट से बना है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं बनाते, कुछ रूल्स है। ठीक है, आपके केमिस्ट्री के कुछ रूल्स है, उन रूल्स पे, उन लॉज पे, वो लॉज को फॉलो करके वो जो है वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो लॉज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग को स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट वगैरह के बारे में दिया होगा, कुछ पुरानी बातें दी होगी, तो वो सब आप खुद रीड करेंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि लॉ है, जितने भी लॉज है आपके, सबसे पहले हम 5 लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से 5 लॉ है जिसको फॉलो करके कोई भी एलिमेंट जो है वो कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द combination of element to give compound। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या करेंगे आपके, कंबाइन होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, और क्या देंगे बच्चों, आपको कंपाउंड देंगे। जैसे कि आपका एलिमेंट कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, कंबाइन होके क्या देगा आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं बच्चों, कंबाइन करके क्या दे रहे हैं आपको, कंपाउंड दे रहे हैं। यही सब पढ़ना है हमें लॉज में। ठीक है, अभी मैं आपको जितने भी लॉ पढ़ाऊंगी 4-5, ठीक है, तो उसमें आपको यही पढ़ना है कि कैसे कैसे करके एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, और कैसे आपका कंपाउंड देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे 5 लॉ है, ऐसे 5 लॉज है जिसमें आपको पता चलेगा कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करके बच्चों क्या देते हैं, आपके कंपाउंड देते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स देते हैं। ठीक है, 5 लॉ पढ़ेंगे जिससे एलिमेंट कंबाइन होके क्या देते हैं आपको, कंपाउंड देते हैं। कैसे देते हैं, कौन सा लॉ क्या बताता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th केमिस्ट्री के बेसिस पे भी, और जो बच्चे बायो के हैं उनके लिए नीट के बेसिस पे, और जो मैथ्स के हैं उनके जेई के लिए। ठीक है, इसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे जो आपको। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहला लॉ, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो क्या कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फटाफट से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहला लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? देखो, आपने ये चीज पढ़ी होगी, एलिमेंट्स या फिर एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है,
कि कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एटम है, ना तो वो क्रिएट होता है ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी है, ठीक है, 9th में पढ़ा होगा आपने। तो देखो बच्चों, ये समझो आपका कोई भी ए एलिमेंट है और ये कोई भी बी एलिमेंट है, ये कंबाइन करके आपका ए और बी, ये क्या है, जो इस तरफ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। जैसे कि समझो यहाँ पे इसका जो वेट है वो 10 है, इसका जो है वो 10 है, तो टोटल 20 हुआ, तो यहाँ पे इन दोनों का वेट भी क्या होगा, 20 ही होगा। ठीक है, यही कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि यहाँ पे जो चीज है, ठीक है, यहाँ से लेके जो आपके रिएक्टेंट से जो चीज प्रोडक्ट तक जा रही है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बीच में ना तो कोई चीज क्रिएट हो रही है ना तो कोई चीज डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज ना तो क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बच्चों ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो ये जो है इक्वेशन के जो इस तरफ आता है आपका, ठीक है, रिएक्शन इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड में आता है वो क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है। तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों के मास का जो सम होगा वो बराबर होगा आपके सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपके सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा आपके सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो देखो बच्चों एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कि आपका कार्बन प्लस O2 कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, कार्बन का जो है वो मास कितना होता है आपका, 12 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो 12 प्लस 16 करेंगे आप, 12 प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये चीज 2 है। ठीक है, वो जो एक ऑक्सीजन का मास 16 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिखती हूँ। देखो, ये देखो एग्जाम्पल, कार्बन प्लस O2 विच गिव्स यू CO2। ठीक है, कार्बन का मास कितना है बच्चों, 12, ऑक्सीजन का है 16। ठीक है, तो आप देखो ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ये 12 है प्लस ये कितना है आपका 16 इंटू 2। ठीक है, ये इसके एक का मास 16 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे 16 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना होता है, 32। 32 प्लस 12 कितना हुआ आपका, 32 प्लस 12 आपका हुआ 44। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों के मास का सम क्या है, 44। ठीक है, क्या बोला था, नंबर ऑफ सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के मास कितना है, इतना है। अब देखते हैं कि इसका जो सम है वो क्या बराबर आता है इसके प्रोडक्ट से। तो चलो देखते हैं, आपका कार्बन का कितना मास है, 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 2, क्योंकि 2 है वहां पे इसलिए। ठीक है, जब नीचे अगर नंबर हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, आगे अगर नंबर हो तो भी मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 एलिमेंट्स के बीच में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो 12 प्लस 32 कितना आएगा, 44। ठीक है, वो जो आपको स्टेटमेंट दिया था मैंने कि सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है, ना कोई चीज क्रिएट हुई ना कोई चीज डिस्ट्रॉय हुई। ठीक है, तो यही बोलना चाहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के टाइम पे ये जो लोग फॉलो नहीं होता है, आज के टाइम पे आपने सुना होगा E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, देखो आज के टुडे दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। आज के टाइम पे ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है। आज क्या है, आज के टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, E इज इक्वल टू del mc²। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं आप पढ़ेंगे नहीं, एग्जामिनर तो पूछेगा ही आपसे। ठीक है, तो आपको पढ़ना है ये। ठीक है, ये वाला जो आज के टाइम पे जो है
आप जो है वो इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ये क्या है आपका एनर्जी है, ये है आपका मास, और ये है बच्चों आपका स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट किया जाता है, कैंडेला से, ठीक है। तो ये cy है, इसको मैं अच्छे से लिखूंगी, ठीक है, कि आप इस इक्वेशन को सही से बोलेंगे कैसे, ठीक है। आपका एनर्जी जो है वो इक्वल किसके इक्वल है, मास के, ठीक है। एनर्जी किसके इक्वल है, मास के। एनर्जी इक्वल्स मास टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी जो है वो इक्वल है, एनर्जी इक्वल्स मास टाइम द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। इसको ये जो है वो आप फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी आपको बस इतना पता रखना है कि आज के टाइम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज नहीं होता है, उसकी जगह पे ये चीज आ गई है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E है आपका एनर्जी, m है मास, स्पीड c है कैंडेला स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी इक्वल टू मास टाइम द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अभी ये जो लॉ है आपका, इसको प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है आपका 1.5 ग्राम्स ऑफ इथेन। आपने इथेन, मीथेन ये सब पढ़ा होगा। ये जो है वो इथेन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, जब हम ऑर्गेनिक करेंगे तब एकदम अच्छे से बेसिक वगैरह भी मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। ये जो है वो आपका इथेन है 1.5 ग्राम, ठीक है। इथेन का मास दिया हुआ है ऑन कंप्लीट कंबशन मतलब समझते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न होके हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, उसे कंबशन कहा जाता है, ठीक है। तो 1.5 grams of C2H6 on complete combustion give 4.4 grams of CO2 and 2.7 grams of H2O, ठीक है, grams of H2O, ठीक है। show that the reaction obey law of conservation of mass, ठीक है। क्या बोला है बच्चों, ध्यान से देखो क्वेश्चन में 1.5 grams of C2H5, 1.5 ग्राम मास है आपके इथेन का, ठीक है। 1.5 grams ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन, इथेन का कंप्लीट कंबशन हो रहा है। इथेन जो है वो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आपका इथेन भी कंप्लीट कंबशन हो रहा है उसका, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका 4.4 grams ऑफ CO2, ठीक है, और 2.7 grams ऑफ H2O, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है आपका, ठीक है। शो दैट द रिएक्शन ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें वो बताना है कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है कि नहीं करती है, ठीक है। क्वेश्चन आया आपको समझ में, ठीक है। तो चलो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका C2H6 क्या हो रहा है, कंबशन, कंप्लीट कंबशन। कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। ये तीन चीज आपको मिली, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करना है, ठीक है। फर्स्ट वी बैलेंस्ड दिस इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। तो बैलेंसिंग में C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस हीट, तो यहाँ पे 2, 4, 7 and 6, ठीक है। बैलेंसिंग आपने 10th में सीखी है,
ठीक है, बैलेंसिंग जो है वो आपने 10th में सीखी होगी, ठीक है, नहीं सीखी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके 11th में ही ऑक्सीडेशन चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है, ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे से आपको बैलेंसिंग वगैरह सिखाएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये सबसे पहले आपने इक्वेशन को बैलेंस कर दो, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद सबसे पहले आपको बच्चों ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके लिए आपको हर चीज का नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, ठीक है। आपका जो ये इथेन है इसके नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि कितना इथेन बर्न हो रहा है तो इतना आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं, किसके, आपके इथेन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इथेन का कंबशन हो रहा है ना, तो इथेन के आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है इसके। तो नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला है, आपने 9th में पढ़ा है वैसे, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बच्चों इथेन का, क्वेश्चन में गिवन है 1.5 ग्राम्स ऑफ C2H6, ठीक है, तो 1.5 ग्राम, ठीक है, अपॉन मोलर मास कैसे फाइंड करोगे, कार्बन का है कितना 12, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, ठीक है, C2H6 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, 12 टू सा कितना 24, 24 प्लस 6 कितना 30, तो यहाँ पे क्या होगा 30, यहाँ पे पॉइंट नीचे डाल देंगे आप लोग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 300 होगा, ठीक है। काटो इसको 1/40 20 समथिंग आएगा, ठीक है, और इसका 0.05 मोल्स, ठीक है। ये जो है वो आपके किसके मोल्स आ गए, इथेन के, ठीक है। मैं रफ करती हूँ ऊपर वाला, आप आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ वहां पे, किसके आपके नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, आपको C2H5 के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, ठीक है, किसके, इथेन के, आपको इथेन के नंबर ऑफ मोल्स मिले, ठीक है, इथेन के नंबर ऑफ मोल्स मिले जो कि है 0.05, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स क्यों फाइंड कर रहे हैं बच्चों, व्हाई वी फाइंड मोल्स, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, अभी मैं पूरी इक्वेशन लिखती हूँ, ठीक है। तो 2C2H6 प्लस 7 ऑक्सीजन विच गिव्स यू 4CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट, ठीक है। अब देखो बच्चों ये कितने ग्राम था 1.5 ग्राम, इसका मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। हर एलिमेंट का मास होगा आपके पास, तभी तो आप सम करेंगे, इसका सम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ रिएक्टेंट कैसे करेंगे, सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट कैसे करेंगे, जब आपको इन दोनों का मास होगा तब आप करेंगे ना। क्वेश्चन में इसका मास दिया हुआ है, इसका मास नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब आप सोचेंगे हमने नंबर ऑफ मोल्स क्यों फाइंड किए पहले, अब वो क्यों किए उसका आंसर मैं आपको दूंगी। पहले देखो इसके कितना दिया हुआ है 4.4 ग्राम्स दिया है, H2O 2.7 ग्राम्स दिया है, ठीक है। अब ऑक्सीजन का मास नहीं दिया गया है, ठीक है, O2 का मास जो है वो नहीं दिया हुआ है आपको। तो अब देखो बच्चों इसको मैं रफ करती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ C2H6 गिव्स यू, देखो बच्चों आपका जो 2 मोल ऑफ C2H6 है, ठीक है, हमने इक्वेशन को बैलेंस की उसके बाद बता रही हूँ, जो आपका 2 मोल ऑफ C2H6 है वो पूरा कंप्लीट कंबस्ट हो रहा है कितने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, कितने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है ये बच्चों, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। जो आपका 2 मोल्स ऑफ C2H6 है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ C2H6 है, वो कितने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट हो रहा है, तो 7 मोल ऑफ
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है वो कंबस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ दिस कंप्लीट कंबस्ड कितने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो 0.05 मोल्स ऑफ C2H6 कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलना चाहती हूँ मैं, कि 2 मोल ऑफ इथेन कंबस्ड हो रहा है 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो 0.05 मोल्स ऑफ इथेन कंबस्ट होगा कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या करोगे, 7/2 मल्टीप्लाई 0.05। ठीक है, ये समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने किया होगा। ठीक है, मैथ्स तो इतना आता है होगा आप लोगों को। ठीक है, तो 7/40 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, पता चल गया आपको कि जो 0.05 मोल्स ऑफ C2H5 कितने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट होगा, 7/40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है ये बच्चों पूरा कंप्लीट कंबस्ट होगा। ठीक है, इसे मैं सेंटेंस में लिखती हूँ तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, 2 moles of ethane required 7 moles of O2। ठीक है, 2 moles of ethane required 7 moles of O2। ठीक है, कंबस्ट होने के लिए, बट वी हैव, देखो बच्चों क्वेश्चन में इक्वेशन बैलेंस करके नहीं दी है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में इक्वेशन बैलेंस करके नहीं दी है। ठीक है, आपने सिंपल सी इक्वेशन देखी थी। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन देखी थी C2H6 की, जो मैंने सबसे पहले लिखी थी आपकी C2H6 वाली। ठीक है, तो वो हमारे पास रियल इक्वेशन है। ठीक है, बिना बैलेंस की हुई इक्वेशन है। हमको 2 मोल्स ऑफ इथेन रिक्वायर्ड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो आपका 2 मोल्स ऑफ ये क्या है, इथेन है, उसको कंप्लीट कंबस्ट करने के लिए 7 मोल्स चाहिए, बैलेंस की हुई इक्वेशन को। पर हमारे पास क्या है, हमारे पास तो 0.5 मोल्स ऑफ इथेन है। ठीक है, इथेन है, सो O2 रिक्वायर्ड, O2 कितना रिक्वायर्ड होगा आपका, 7/2। ये मैंने पूरा जो किया है आपको वही है। ठीक है, आया समझ में इतना। अब देखो, रफ करती हूं मैं इसको। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ठीक है, क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। बच्चों मास निकालने के लिए क्या आपको ये फॉर्मूला सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है। नंबर ऑफ मोल्स पता है आपको, मोलर मास पता है, तो मास पता चल जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स क्या निकाले आपने ऑक्सीजन के, 7/40। मास आपको नहीं पता है, x मान लो। मोलर मास कितना होता है, 16 होता है, ये मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, O2 है इसलिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 7/40 इंटू 32। ठीक है, काट दो 4 के टेबल से, तो आपका कुछ 5.6 ग्राम्स आएगा। ठीक है, अब इक्वेशन लिखेंगे अच्छे से, 2C2H6 plus 7O2 which gives you 4CO2 plus 6H2O plus heat। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था बच्चों, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे इथेन के। ठीक है, इथेन के आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद O2 का जो है वो मास फाइंड किया आपने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये इथेन जो है वो कितने ग्राम्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1.5 ग्राम्स दिया हुआ था, ये नहीं दिया गया था आपको। ठीक है, ये हमने फाइंड किया, कितना आया, 5.6 ग्राम आया। ठीक है, ये क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 4.4 ग्राम दिया था, ये कितना था, 2.7 ग्राम था। ठीक है, करेंगे इन दोनों का सम ऑफ द रिएक्टेंट, सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐड करो इसको, तो क्या आया, 7.1 ग्राम, यहां भी करोगे तो 7.1 ग्राम आएगा। ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है,
ये आपने क्या प्रूव किया कि ये जो इक्वेशन है वो ओबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। ठीक है, अगर ये वाला इक्वेशन जो है वो नहीं ओबे करती तो यहाँ पे क्या होता, दोनों का जो है वो ये मास जो है वो सेम नहीं आता। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है बच्चों। फटाफट इसे नोट करो, फिर हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है आपका? दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखो वाटर की बात करते हैं। इसमें वाटर का एग्जांपल लेके सेकेंड है आपका लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। ठीक है, तो देखो क्या बोलते हैं, अगर आप टैप वाटर लेते हो, ठीक है, या फिर किसी तालाब का पानी ले लो, पॉन्ड का पानी वाटर ले लो, ठीक है, या आप फ्रिज का पानी ले लो, तो क्या सबका फॉर्मूला अलग अलग होता है? ठीक है, हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबका फॉर्मूला जो है वो सेम है, H2O H2O H2O। आप पानी कहीं से भी उठा लो, ठीक है, उसमें आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम ही होगा। कहीं से भी, कहीं का भी पानी आप ले लो, ठीक है, कहीं का भी पानी लो, उस सबका क्या फॉर्मूला भी जो है वो सेम होगा। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं टैप वाटर लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने टैप वाटर लिया, ठीक है, तो ये किसका बना है? H2O का बना है। कितने हाइड्रोजन है? 2। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है? 16, तो 1:8। ठीक है, अब अगर मैं सी वाटर लेती हूँ, ठीक है, अब मैं अगर सी वाटर लेती हूँ तो वो भी तो H2O से बना होगा, इसका भी जो रेशियो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप पानी कहीं से भी लेंगे बच्चों, उसका फॉर्मूला सेम है। ठीक है, और उसका जो रेशियो है वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, कि रेशियो जो है वो सेम आना चाहिए, एलिमेंट जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, उसका रेशियो सेम आना चाहिए। ठीक है, देखो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ये कहता है, क्वेश्चन देखते हैं इसका। 0.243 grams of magnesium on burning with oxygen yield 0.4030 grams of MgO। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। ठीक है, कि इतने ग्राम्स, ठीक है, पॉइंट समथिंग कितना ग्राम ऑफ Mg ऑन बर्निंग विथ O2 के साथ बर्न हो रहा है। कितने O2 के साथ वो नहीं दिया है इस बार आपको। ठीक है, लास्ट टाइम भी नहीं दिया था, इस टाइम भी नहीं दिया है। और आपको कितना Mg प्लस O क्या बनाता है? MgO बनाता है। तो 0.4030 आपको MgO मिल रहा है। इतना मैग्नीशियम बर्न हो रहा है विथ ऑक्सीजन और आपको इतना MgO मिल रहा है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो, 0.182 grams Mg burning with ऑक्सीजन, तो आपको कितना मिल रहा है बच्चों? 0.302 ग्राम MgO। अब आपको प्रूफ करना है कि केमिकल कंपाउंड जो है आपका MgO, उसमें जो दो एलिमेंट है Mg और O, ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या दोनों के दोनों सेम है? ठीक है, क्या इसमें भी Mg और O का रेशियो सेम आएगा जो इसमें आएगा? ठीक है, दोनों बन तो MgO ही रहे हैं। ठीक है, वाटर आप कहीं से भी ले लो, H2O, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो वैसे ही आपका यहाँ भी MgO बन रहा है, यहाँ भी MgO बन रहा है, तो Mg और O और MgO दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, तभी तो अगर ये सही होगा तभी वो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को ये चीज ओबे करेगी और लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन सही होगा। तो चलो देखते हैं। देखो बच्चों, इसे मैं रफ करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम बच्चों प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रहा है? MgO बना रहा है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए है और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए है आपका। ठीक है, तो बच्चों देखो, पहले एक्सपेरिमेंट में आपको मैग्नीशियम कितना दिया गया था? मैग्नीशियम का मास 0.243 ग्राम्स दिया था। ठीक है, और ऑक्सीजन आपको नहीं दिया था, बस बता रहे थे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होके इतना MgO बना रहा है।
ठीक है। मैग्नीशियम का कंबशन हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बना रहा है आपका MgO। MgO कितना था 0.403, ठीक है। अब एक बात खुद नोट करो, खुद बताइए आप लोग कि Mg से मतलब Mg का मास दिया है, MgO का मास दिया है। MgO जो है वो बना किससे है, Mg जो आपका MgO है वो किससे बना है, Mg और O से बना है, ठीक है। तो आपके पास इसका मास है, इसका मास है, तो क्या आप इसको इससे माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। आखिरकार ये बना किससे, इन दोनों से मिला के बना है ना। आपके पास ये है, देखो यहाँ पे A प्लस B इज इक्वल टू आपका जो भी रिएक्टेंट C बन रहा है। आपके पास इसका दिया हुआ है 0.243, इसका नहीं दिया हुआ है और इसका 0.403, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0.403 माइनस 0.243, तो आपको ऑक्सीजन का मिल जाएगा। आया समझ में क्या बोलना चाहती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ 0.160 आएगा, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन नहीं दिया गया था, ठीक है, और इसका जो है वो MgO और मैग्नीशियम का मास दिया था, तो आप MgO में से Mg को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ऑक्सीजन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो बच्चों एक्सपेरिमेंट 1 देखो, एक्सपेरिमेंट 1 देखो, ठीक है। तो रेशियो निकालना पड़ेगा कि क्या सच में ये वो लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन को ओबे करता है कि नहीं करता है। तो 0.243 और डिवाइड बाय 0.160, तो आपको कुछ 151 समथिंग आएगा, रेशियो 3:2 आएगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट 2 देखो, एक्सपेरिमेंट 2 में भी 0.182 डिवाइड बाय 0.120, क्या दोनों एलिमेंट्स सेम है या नहीं वो हमें देखना है, सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कुछ 1.51 समथिंग आएगा जिसका रेशियो 3:2 होगा, 3:2 आएगा, जिसको आप कट करेंगे तो आपका 1.51 समथिंग कुछ आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे है, ठीक है, ज्यादा ना हो जाए आप लोगों के ऊपर। तो बच्चों ये जो 2 लॉ है, ये जो आज हमने 2 लॉ पढ़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो है वो प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। ये सब आपके लिए न्यू है, वैसे थोड़ा बहुत आपने 9th में पढ़ा ही होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग को मैं बहुत ही अच्छे से हर चीज करवाऊंगी, ठीक है। तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। आज हमने 2 लॉ पढ़े, कल भी हम जो है वो 2 या 3 लॉ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।